स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे पैरामीशियम में बाइनरी फिजन के बारे में। हिंदी में इसे हम पैरामीशियम में द्विविखंडन इस नाम से जानते हैं। जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बीएससी पार्ट फर्स्ट और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के सेकंड पेपर का एक टॉपिक है। इस यूनिट में पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एक तो बात की थी पैरामीशियम में परासरण नियमन के बारे में। एक हमने बात की थी पैरामीशियम में लोकोमोशन गमन की, और एक हमने बात की थी पैरामीशियम में पोषण की, न्यूट्रिशन की। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन, पैरामीशियम में प्रजनन या जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग पैरामीशियम में बाइनरी फिजन द्विविखंडन के बारे में बात करेंगे। तो बड़े ही शॉर्ट तरीके से कुछ पॉइंट बनाकर इस टॉपिक को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात मैं नोट भी करता जाऊंगा, आप भी नोट करते रहें। नंबर एक, द्विविखंडन जो हैं ये आपके उदाहरण हैं। नंबर एक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी पैरामीशियम में जब जनन की क्रिया होती है और उस समय अगर हम बात कर रहे हैं बाइनरी फिजन की, द्विविखंडन की, तो ये अलैंगिक जनन का उदाहरण है। पहली बात जो नोट करने वाली है, यानी पैरामीशियम में जो द्विविखंडन आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का एक उदाहरण है। दूसरी बात, जो बाइनरी फिजन है ये तभी होगा जब सभी कंडीशन अनुकूल हो, फेवरेबल कंडीशंस हो। यानी पैरामीशियम द्विविखंडन के द्वारा जनन केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही करता है। यानी जब सभी परिस्थितियां फेवरेबल हो। अब फेवरेबल से क्या अर्थ है, तो दो चीजें मैं नोट कर सकता हूं। पहला, जिस पॉन्ड में या जिस जल स्रोत में पैरामीशियम उपस्थित है वहां पर पर्याप्त फूड की सप्लाई, यानी भोजन पर्याप्त मात्रा में है
तो ये एक अनुकूल परिस्थिति है द्विविखंडन के लिए। दूसरा, टेम्परेचर अनुकूल होना चाहिए। तो ये दो मैंने बातें की कि ये दो उदाहरण हमें समझाएंगे कि बाइनरी फिजन के लिए, द्विविखंडन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं। तो भोजन की उपलब्धता पर्याप्त है वहां पर और ताप अनुकूल है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो पैरामीशियम द्विविखंडन की क्रिया द्वारा अलैंगिक जनन करता है। और अगर ऐसी परिस्थितियां हो तो मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूंगा। पैरामीशियम की एक स्पीशीज है कॉर्डेटम। अगर ये सभी परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो हम क्या देखते हैं कि पैरामीशियम कॉर्डेटम एक दिन में 2 से 3 बार, 2 और 3 टाइम इन ए डे, ये कॉर्डेटम प्रजाति द्विविखंडन के द्वारा जनन करती है। तो अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तो वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा कि पैरामीशियम कॉर्डेटम दिन में 2 से 3 बार द्विविखंडन की क्रिया द्वारा जनन करता है और एक बार जो बाइनरी फिजन होगा इसमें लगभग 2 घंटों का समय लगता है। यानी द्विविखंडन की पूरी क्रिया संपन्न होने में अप्रोक्सीमेटली 2 घंटों का समय पैरामीशियम कॉर्डेटम को लगता है। अब इस क्रिया के बारे में हम समझेंगे। यहां तक इंट्रोडक्टिव पार्ट आपको समझ में आया। नंबर 1 क्या होगा इसमें कि पैरामीशियम में जो उसकी लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है, अनुदैर्ध्य अक्ष, तो जो पैरामीशियम है ये उसकी लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है। और क्या होगा इस बाइनरी फिजन में, इस लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के 90 डिग्री पर, कि अगर ये लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है तो पैरामीशियम इसके 90 डिग्री पर यानी इस एंगल पर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो बाइनरी फिजन में जो विखंडन की क्रिया होगी वो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, अनुदैर्ध्य अक्ष के 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर विखंडन की क्रिया होती है। अब क्या क्या होगा इसमें 1 बाय 1 समझते हैं। डायग्राम नंबर 1 आप पैरामीशियम को देख रहे हैं। ये संकुचनशील रिक्तिका है और ये भी संकुचनशील रिक्तिका है। यानी पैरामीशियम में कुल 2, एक पश्च सिरे पर और एक अग्र सिरे पर, ये 2 संकुचनशील रिक्तिकाएं हैं। ये आपको ऑरल ग्रूव दिख रही है और ये पैरामीशियम के 2 केंद्रक है। ध्यान रखना, जो सीलिएट प्रोटोजोअल है, पैरामीशियम भी वैसा ही है, इनमें विषम केंद्रकीय स्थिति होती है। यानी आकार और कार्य के आधार पर 2 प्रकार के न्यूक्लियस हैं। बड़े वाले को आप गुरु केंद्रक, अंग्रेजी में मैक्रोन्यूक्लियस कहा जाएगा। छोटे वाले को लघु केंद्रक,
माइक्रोन्यूक्लियस। तो एक तो हो गया माइक्रोन्यूक्लियस, एक हो गया मैक्रोन्यूक्लियस। द्विविखंडन की क्रिया इन केंद्रकों के परिवर्तनों से स्टार्ट होगी। यानी द्विविखंडन जब भी शुरू होगा तो पहले परिवर्तन इन लघु केंद्रकों व गुरु केंद्रकों में होंगे। तो पांचवें पॉइंट के रूप में मैं लिख रहा हूं कि एक तो है मैक्रोन्यूक्लियस, दिख रहा है आपको, एक है माइक्रोन्यूक्लियस। क्लियर? तो जो माइक्रोन्यूक्लियस है, छोटे वाला, माइक्रोन्यूक्लियस में माइटोसिस, हिंदी में आप जानते हो समसूत्री विभाजन इसको कहते हैं। जबकि गुरु केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस में एमाइटोसिस होगा, यानी असूत्री विभाजन हुआ गुरु केंद्रक में, और लघु केंद्रक में माइक्रोन्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन हुआ। अंतर इतना ही है, जब समसूत्री विभाजन होता है तो एक माइटोटिक एपरेटस, जिसको अपन कहते हैं तर्कु उपकरण का निर्माण होता है। लेकिन जब असूत्री विभाजन होगा तो ऐसा कोई उपकरण नहीं बनेगा। तो बाइनरी फिजन की क्रिया शुरू हुई लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक में विभाजनों से। तो क्या देखा हमने कि जो लघु केंद्रक हैं, जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं, उसमें समसूत्री विभाजन स्टार्ट हुए, तर्कु उपकरण जिसको हम माइटोटिक एपरेटस के नाम से जानते हैं वो बना। जबकि गुरु केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस में बिना ऐसे किसी उपकरण के बने विभाजन हुआ, तो वहां असूत्री विभाजन हुआ। इतना होते ही क्या देखेंगे हम कि जो ऑरल ग्रूव थी वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो गई। दिख रही है आपको? इसका मतलब ये, कल बात की थी, ऑरल ग्रूव के सीलिया स्पंदन करके जलधारा बनाते हैं। यानी अब जब तक ये क्रिया पूरी नहीं होगी, यानी 2 घंटों तक पैरामीशियम किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करेगा। यानी जो भोजन इसे लेना था वो इस क्रिया के प्रारंभ होने से पहले वो ले चुका है। तो अगला परिवर्तन हमने क्या देखा? ऑरल ग्रूव जो है डिसअपीयर हो गई है, गायब हो गई। सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब हमने क्या देखा? थोड़ी देर बाद 2 नई ऑरल ग्रूव बन गई, एक पोस्टीरियर की ओर, एक एंटीरियर भाग की ओर। तो 2 नई ऑरल ग्रूव बनेगी, केंद्रक विभाजित हो रहे हैं, और जैसे ही केंद्रकों में विभाजन हुआ, अब बाइनरी फिजन की क्रिया हुई और पैरामीशियम 2 भागों में बट गया। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल 2 भागों में, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके पास पहुंची, एक दूसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों में नहीं बनेगी। एंडोप्लाज्म 2 भागों में बट गया, दोनों के पास एक गुरु केंद्रक, एक लघु केंद्रक, एक गुरु केंद्रक, एक लघु केंद्रक पहुंच गया। और इस प्रकार 2 घंटों के बाद हम क्या देखते हैं कि 2 नए पुत्री पैरामीशियम बन जाते हैं। तो जो एंटीरियर से बना उसको तो कहेंगे प्रोटर पैरामीशियम, और जो पोस्टीरियर से बनेगा उसे ओपिस्थस पैरामीशियम के नाम से जाना जाएगा। तो 2 घंटों के बाद ये 2 पुत्री पैरामीशियम बन गए। दोनों आनुवंशिक संगठन में बिल्कुल सेम है, इसलिए इन्हें एक दूसरे के क्लोन कह सकते हैं। तो इस प्रकार पैरामीशियम में द्विविखंडन की क्रिया होती है और अलैंगिक विधि से
जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये आज हमने पैरामीशियम में बाइनरी फिजन, द्विविखंडन के बारे में चर्चा की, जो कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन का उदाहरण है। हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में ही द्विविखंडन की क्रिया होती है। अनुकूल स्थितियां क्या होती हैं मैंने बोर्ड पे भी मेंशन कर रखा है, आपको समझाया भी है। अगर मैं बात करूं इस घटना की, तो पैरामीशियम कॉर्डेटम का उदाहरण लूं। पैरामीशियम की एक प्रजाति है। तो क्या देखते हैं, दिन में 2 से 3 बार कॉर्डेटम प्रजाति द्विविखंडन द्वारा जनन करती हैं, और एक बार इस क्रिया के पूरा होने में 2 घंटों का समय लगता है। इस बाइनरी फिजन को ट्रांसवर बाइनरी फिजन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस द्विविखंडन में जो विखंडन की क्रिया हो रही है वो पैरामीशियम की अनुदैर्ध्य अक्ष, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर क्रिया होती है। इसलिए इसे अनुप्रस्थ द्विविखंडन के नाम से भी जाना जाता है। मोटे रूप में बात करूं तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन में 4 परिवर्तन, गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक विभाजित होंगे। दोनों के विभाजित होने के तरीके अलग अलग है, मैंने मेंशन किए। ऑरल ग्रूव डिसअपीयर हो जाएगी, इसलिए पूरी क्रिया के दौरान पैरामीशियम भोजन ग्रहण नहीं करेगा। फिर इस पूरी क्रिया के बाद हम क्या देखेंगे, 2 पैरामीशियम बने, प्रोटर ओपिस्थस, दोनों के पास एक एक संकुचनशील रिक्तिका तो पुरानी वाली पहुंची, एक एक दोनों में नई बन जाएगी। एंडोप्लाज्म समान रूप से बट गया, एक गुरु केंद्रक एक लघु केंद्रक दोनों के पास एक एक पहुंच जाएंगे, और फिर दोनों में नई ऑरल ग्रूव बन जाती है। तो ये मुख्य परिवर्तन थे इसके दौरान। तो आज हमने बाइनरी फिजन की चर्चा की, जो पैरामीशियम के जनन का मुख्य तरीका है, जो कि एक अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो आई होप आज का जो टॉपिक था पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविखंडन, आपको समझ में आया होगा किस प्रकार अलैंगिक तरीके से जनन होता है। कल हम लोग पैरामीशियम में लैंगिक जनन के कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कॉन्जुगेशन संयुग्मन है, एम्फीमिक्सिस उभय मिश्रण है, ऐसे कुछ तरीके हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरामीशियम में जनन पर एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आज जो पैरामीशियम जनन की श्रृंखला शुरू की, उसमें द्विविखंडन आपको इजीली समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।